हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट। कल हमने स्टडी की थी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और सेल मेम्ब्रेन वैसे तो कंप्लीट कर ली थी। सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा टॉपिक बचा है, वो आज सेल मेम्ब्रेन का कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको स्टार्ट कर देंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, और इसके अलावा भी जैसे सेंट्रीसोम, गोल्जी बॉडी, ये सभी प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो जो सेल मेम्ब्रेन का बचा हुआ पार्ट है, चलो उसको कंप्लीट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में कल हमने लिपिड कर लिए थे, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, और जो सिग्निफिकेंस है सेल लिपिड्स का वो भी हमने देखा था। सेल ग्रोथ में होता है, एंडोसाइटोसिस में होता है, और सिक्रेशन में होता है, और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में होता है। वो हमने देखा था कैसे क्या चीज़ होती है। तो आज स्टार्ट करें हम प्रोटीन से। 1 नंबर लिपिड था, 2 नंबर है प्रोटीन। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था प्रोटीन 2 टाइप्स की मिलती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी मिलती है बताओ? एक एक्सट्रिंसिक और एक इंट्रिंसिक। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी। फर्स्ट टाइप देखिए एक्सट्रिंसिक, एंड सेकंड इंट्रिंसिक। तो आप देखिए एक्सट्रिंसिक कौन सी होती है और इंट्रिंसिक कौन सी होती है। स्ट्रक्चर बनाऊं? चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें आप समझना। ये थे फॉस्फोलिपिड्स, ये क्या थे? फॉस्फोलिपिड्स। और ये बीच में प्रोटीन आ गया, ये प्रोटीन आ गया, ये फॉस्फोलिपिड्स आ गए, ये प्रोटीन आ गए। और ये भी फॉस्फोलिपिड्स आ गए, ये फिर प्रोटीन्स आ गए। ठीक है, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल्स आ गए। क्या आ गए? कोलेस्ट्रॉल आ गए, कोलेस्ट्रॉल आ गए, हो गए ना। ये कार्बोहाइड्रेट्स आ गए। क्या आ गए? कार्बोहाइड्रेट्स। इस प्रकार होती हैं। तो देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन से होते हैं? ये जो बाहर वाले हैं ना, ये कौन से हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये जो अंदर वाले हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। जो ये बाहर वाले प्रोटीन हैं, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली, सेपरेटेड इजीली, यानी हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं। कौन से प्रोटीन्स को? जो ये बाहर है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, उनको हम सेपरेटेड इजीली कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की सहायता से, या एंजाइमेटिक एक्टिविटी के एंजाइमेटिक एक्टिविटी से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं इजीली हम इनको सेपरेटेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया इंट्रिंसिक। ये हो गए इंट्रिंसिक, ये भी इंट्रिंसिक है, और ये जो प्रोटीन है वो भी इंट्रिंसिक है। और एक प्रोटीन ये से होता है, ये ठीक है। देखिए इंट्रिंसिक 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सिर्फ अकेला होता है, इंट्रिंसिक 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फुल्ली, या आप बोल सकते हो कंप्लीटली, फुल्ली या कंप्लीटली बरीड। कौन सा होता है? इंट्रिंसिक के 2 टाइप्स, एक फुल्ली या कंप्लीटली बरीड। कौन सा हो गया? फुल्ली या कंप्लीटली बरीड। और सेकंड हो गया पार्शियली ब्रीड। कौन सा हो गया? पार्शियली ब्रीड। देखिए फुल्ली और कंप्लीटली ब्रीड कौन से होंगे, और पार्शियली ब्रीड कौन से होंगे? ये जो है ना, ये पार्शियली ब्रीड। ये जैसे मान लो यहां पर है, ये फॉस्फोलिपिड्स आ गए, तो ये होगा पार्शियली ब्रीड। और फुल्ली और कंप्लीटली, इस प्रोटीन का नाम होता है कैरियर प्रोटीन। कौन सी? कैरियर प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है इन्हें कहते हैं टनल प्रोटीन। कौन सी? टनल प्रोटीन। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन, ये टनल प्रोटीन, यानी फुल्ली और कंप्लीटली कौन सी होगी? एक कैरियर प्रोटीन होगी और एक टनल प्रोटीन होगी। एक कौन सी होगी? कैरियर प्रोटीन, और एक होगी टनल प्रोटीन। कौन सी? फुल्ली या कंप्लीटली बरीड प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक के 2 पार्ट्स हैं, और प्रोटीन के 2 हो गए, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ये इसके 2 पार्ट हो गए, फुल्ली या कंप्लीटली बरीड। आप या तो इसको बोलो फुल्ली बरीड, या आप इसको बोलो कंप्लीटली बरीड। और ये पार्शियली बरीड। ये जो प्रोटीन है बीच में, हम इनको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ये इजीली सेपरेट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? इजीली सेपरेटेड नहीं होंगे।
ठीक है, ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन इतना ही है, प्रोटीन इतना ही है। और अगर आप बात करते हो प्रोटीन वर्क की कि सेल में प्रोटीन क्या वर्क करता है सेल मेम्ब्रेन में, तो वो जो मोलिकुलर है, मोलिकुलर ट्रांसफर का काम करता है। क्या? मोलिकुलर ट्रांसफर, यानी मोलिक्यूल्स को स्थानांतरित करता है। कौन? प्रोटीन। आप इसको लिख लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। प्रोटीन के 2 टाइप्स और इसके भी 2 टाइप्स, फुली बरीड, पार्शियली बरीड। ठीक है, ये जो प्रोटीन होता है ये कैरियर प्रोटीन, ये टनल प्रोटीन, और ये पार्शियली बरीड। ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये फॉस्फोलिपिड हो गया, ये तो हमने कल पढ़ लिए थे। अब रह गया कार्बोहाइड्रेट एक, कार्बोहाइड्रेट एक रह गया। ठीक है, और प्रोटीन जो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है, उसकी कितनी अमाउंट होती है, 58 से 59%। और जो हमने कल पढ़ा था लिपिड, लिपिड की कितनी होती है, 40%। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कार्बोहाइड्रेट की कितनी परसेंटेज अमाउंट होती है कंपोनेंट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट की हमने पढ़ी थी 1 से 2 होती है। जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स होती है, उनके अंदर कितनी होती है, उनके अंदर तो 8% होती है। पर हम आरबीसी, यहाँ पर आरबीसी अकेली लेकर नहीं चल रहे हैं, हम सेल लेकर के चल रहे हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट। 2 पढ़ लिए, लिपिड, प्रोटीन, और ये तीसरा हो गया कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन सी होगी? कार्बोहाइड्रेट होगी आउटर लेयर, आउटर लेयर, जिसकी कैसी स्ट्रक्चर थी, कुछ ऐसी थी। ये मान लो प्रोटीन पर था और ये फॉस्फोलिपिड पे भी था, होती है। ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो प्रोटीन पर होगा ना वो तो होगा ग्लाइकोप्रोटीन, और जो लिपिड पर होगा वो होगा ग्लाइकोलिपिड। यानी कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हो गए यहाँ पर? 2 प्रकार के, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको नाम क्यों है? क्यों कार्बोहाइड्रेट को और भी किस किस नाम से जाना जाता है? ग्लाइको, शुगर, इस कारण। ये ग्लाइको है, प्रोटीन पे है तो कौन सा हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइको है वो लिपिड पे है तो कौन सा हो गया? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये और ये कौन सा प्रोटीन था? ये था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये फॉस्फोलिपिड है। यानी मैंने कल आपको बताया था कि लिपिड के 3 टाइप्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तीनों की स्ट्रक्चर हमने देख ली। कार्बोहाइड्रेट को आपने देखा ये आउटर लेयर होती है। अगर ये इस पर क्या नाम है, प्रोटीन पर है तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, और लिपिड पर है तो ग्लाइकोलिपिड हो गया। कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट। इसका वर्क क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का वर्क देखिए, कार्बोहाइड्रेट का वर्क होता है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। क्या? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। इसका क्या मतलब हो गया? जो एक सेल है वो दूसरी सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है। देखिए कैसे करती है, एग्जांपल देखिए आप। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, इसका वर्क आएगा सीधा। क्यों सुनाएगा पेपर में कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य है, तो ये जो ऑप्शन होगा सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, आप इसी को करना है। आप एक तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में। फर्टिलाइजेशन कैसे? ये इसमें काम करती है एग एंड स्पर्म के बीच में। जो एग सेल्स होती है वो स्पर्म सेल्स को पहचानती है। ठीक है, ये उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट होता है, यही इस स्पर्म को पहचानने का कार्य करता है। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है ब्लड एंटीजेंस में। किसमें? ब्लड एंटीजेंस में। ब्लड एंटीजेंस में कैसे? जैसे कोई ए बी ब्लड ग्रुप वाला है तो उसे ए ब्लड ग्रुप देंगे या ओ पॉजिटिव देंगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, और जैसे ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव दे दिया तो ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये सोचेगा भैया अपना ही ब्लड है, ये तो अपने ही ब्लड का टाइप है, तो इसे आसानी से बॉडी के अंदर रिकॉग्नाइज कर लेगा। ठीक है, तो इसका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और दूसरा ब्लड एंटीजेंस। आप इसको लिखिए, मैं फिर इरेज कर रहा हूँ। हाँ, 2 आप मूवमेंट देख सकते हैं, एक होती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। कौन सी? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। और एक होती है लेटरल मूवमेंट। कौन सी? लेटरल मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप पाई जाती है ओनली लिपिड्स में। किसमें? ओनली लिपिड्स में, फॉस्फोलिपिड्स और इनमें। और जो लेटरल मूवमेंट है ये बोथ में पाई जाती है। बोथ किसमें? प्रोटीन्स में भी और लिपिड्स में भी। प्रोटीन्स में भी और लिपिड्स में भी।
जो लेटरल मूवमेंट है वो बोथ यानी इन बोथ होती है प्रेजेंट प्रोटीन्स में और लिपिड्स में, और जो फ्लिप फ्लो मूवमेंट है वो ओनली लिपिड्स में होती है। ठीक है, आप इसको लिखिए, मैं फिर इरेज कर रहा हूं इसको। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लें। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसका लास्ट टॉपिक आ चुका है और फिर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी कंप्लीट। लास्ट टॉपिक क्या हो गया, जो सेल मेम्ब्रेन है वो जैसे कोई सेल ऑर्गेनल है उसके ऊपर विदाउट मेम्ब्रेन, ये वो सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है, उस ऑर्गेनल के ऊपर मेम्ब्रेन का सिंगल बाउंड भी हो सकता है, और उस ऑर्गन के ऊपर जो ऑर्गेनल है उसके ऊपर मेम्ब्रेन का डबल बाउंड भी हो सकता है। तो हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन यानी क्या, ऑन द प्रेजेंस और absence of membrane, on the presence or absence of membrane we classified it, या we classified membranes in 3 types। कितने टाइप्स में क्लासिफाइड कर ली, 3 टाइप्स में कर ली। पहली कौन सी होगी, विदाउट मेम्ब्रेन, और सेकंड सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन, और थर्ड डबल बाउंड मेम्ब्रेन। देखिए पहली कौन सी होगी, विदाउट मेम्ब्रेन, यानी वो ऑर्गेनल होगा जिस पे इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सेकंड सिंगल मेम्ब्रेन या सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन, सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन, और जो थर्ड है वो होगी डबल बाउंड मेम्ब्रेन। यानी कितने टाइप्स की होगी, 3 टाइप्स की होगी, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन, डबल बाउंड मेम्ब्रेन। अब हम सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे कौन कौन सी, किसमें कितनी झिल्लियाँ होती है। एक एकल झिल्ली का होता है, दोहरी झिल्ली का होता है, या झिल्ली नहीं होती, झिल्ली रहित होता है। ये झिल्ली रहित एकल झिल्ली कोशिका, और ये हो गया दोहरी झिल्ली कोशिका। ठीक है, तो वो अब हम देखेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हम करते हैं विदाउट मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स देखते हैं फर्स्ट को। ठीक है, हमने 30 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक हो गया विदाउट मेम्ब्रेन, और एक हो गया सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन, और एक हो गया डबल बाउंड मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम विदाउट मेम्ब्रेन वाला ही देख लेते हैं। कौन सा, विदाउट मेम्ब्रेन। विदाउट मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल होगा इस पे झिल्ली नहीं पाई जाती, उसका एग्जाम्पल होगा राइबोसोम। कौन होगा, राइबोसोम। राइबोसोम हो गया। राइबोसोम को और क्या कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को अदर किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। यहां से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि प्रोटीन फैक्ट्री निम्न में से किन ऑर्गेनल्स को कहा जाता है, किन कोशिकाओं को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। ठीक है, और जो विदाउट मेम्ब्रेन है या राइबोसोम है वो बोथ, या ये प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों में विदाउट मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी राइबोसोम पाया जाता है। हम ये भी सीधा बोल सकते हैं कि राइबोसोम पाया जाता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। कौन, राइबोसोम पाया जाता है, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। फिर आ गया सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन। कौन सा आ गया, सेकंड, सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन। सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन की सिंगल आप परत बोल सकते हो वह होती है। कौन, कैसी होती है, सिंगल होती है। इसके आप एग्जांपल्स देखिए, तो इसका एग्जांपल हो गया वैक्यूल। क्या हो गया, वैक्यूल। वैक्यूल को हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। क्या कहते हैं, रिक्तिका। वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, ये किन किन में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। और जो लोअर एनिमल्स होते हैं, निम्न श्रेणी के जंतुओं में वैक्यूल्स पाई जाती है। निम्न श्रेणी के जंतु लोअर एनिमल्स कौन से हो गए, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये किसके एग्जांपल्स है, ये लोअर एनिमल्स के एग्जांपल्स है। तो ये किन किन में पाई जाएगी, प्लांट्स में।
ठीक है। और एक पाई जाएगी लोअर एनिमल्स में, किसमें? लोअर एनिमल्स में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में। इसके लोअर एनिमल्स के आप एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा, क्या हो गया? अमीबा। इसके अलावा क्या हो गया? पैरामीशियम, क्या हो गया? पैरामीशियम। एक क्या हो गया? अमीबा, और एक क्या हो गया? पैरामीशियम। किसके? वैक्यूल्स के। वैक्यूल इनमें पाई जाती है, यानी प्लांट्स में पाई जाती है, और लोअर एनिमल्स जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम जैसे पाई जाती है। और ये किस किस में पाई जाती है? लाइसोसोम में। लाइसोसोम जिसे सोसाइडल बैग, डिस्पोजल बैग, ये सब बोला जाता है, ठीक है। इनमें पाई जाती है, किसमें? लाइसोसोम में। और इसके अलावा ये गोल्जी बॉडी में पाई जाती है, गोल्जी बॉडी में। इसको भी दो नाम से जाना जाता है, एक इसको गोल्जी बॉडी भी कह देते हैं, यानी गोल्जिकाए, और एक इसको गोल्जी अपार्टस के नाम से भी जाना जाता है, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। इनकी हम जैसे ही सेल मेम्ब्रेन टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स है, राइबोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इनका हम कंप्लीट स्टडी करेंगे, फुल स्टडी करेंगे। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनका साइज कितना होता है, ये कोशिका में किस जगह पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सोसाइडियल बैग, डिस्पोजल बैग, इन सब नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। ये सिंगल बाउंड मेम्ब्रेन हो गया। आप इसको राइट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हाँ, ये सभी है, ये यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, किसमें? ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। और जो विदाउट मेम्ब्रेन जैसे राइबोसोम है, वो बोथ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। मैंने आपको सेल्स के टाइप्स पढ़ाए थे, शायद सेकंड नंबर क्लास में है। सेल कितने टाइप के? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, और ये बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब लास्ट बच गया मेम्ब्रेन का टाइप, जिसे कहते हैं डबल मेम्ब्रेन, डबल बाउंड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? डबल बाउंड मेम्ब्रेन। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज कर इसको लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलना, वरना क्लास लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल क्या आ गया? डबल बाउंड मेम्ब्रेन। क्या आ गया? डबल बाउंड मेम्ब्रेन। तो थर्ड कौन सा हो गया? डबल बाउंड मेम्ब्रेन। दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिस पर, डबल बाउंड मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली, डबल बाउंड मेम्ब्रेन। डबल बाउंड मेम्ब्रेन के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? डबल बाउंड मेम्ब्रेन के एग्जांपल हो गए माइटोकॉन्ड्रिया। कौन हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हो गया क्लोरोप्लास्ट। कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट। ये किसके एग्जाम्पल है? डबल बाउंड मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल है। कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये जो है डबल बाउंड मेम्ब्रेन है, ये भी किस में प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। किसमें? प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। ये हमने तीनों जो मेम्ब्रेन के टाइप थे वो पढ़ लिए। अब आप एक चीज़ प्लस पॉइंट और देखिए, आप इसको नोट लगाकर लिख लेना, ठीक है। प्लस पॉइंट क्या है? जो डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होगी? डीएनए की फुल फॉर्म होगी। डीएनए 3 ऐसे ऑर्गेनल्स है जिनमें खुद का डीएनए होता है, ठीक है। कौन कौन से हो गए? 2 तो यही हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कौन कौन से हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड हो गया क्लोरोप्लास्ट। कौन सा हो गया? क्लोरोप्लास्ट। और एक मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ डीएनए में, वो हो गया न्यूक्लियस। कौन सा हो गया?
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के खोजकर्ता थे रॉबर्ट ब्राउन, ये भी मैंने आपको बताया था। कौन किस किस में खुद का डीएनए पाया जाता है? इनमें सेल्फ डीएनए, इनका खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन टॉपिक है ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स में आज हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या स्टार्ट करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स में स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। शायद 8 से 9 सेल ऑर्गेनल्स है, लास्ट 10 होंगे, लास्ट 10 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो आपको भी पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल्स। हम इसकी डिस्कवरीज के बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया, क्या? ऑब्जर्व्ड बाय, बताइए इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? डिस्कवरी नहीं, सबसे पहले देखा किसने? ठीक है, तो किसने देखा? कोलिकर ने। और किस में देखा? मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की मांसपेशियों में, यानी कीटों की मांसपेशियों में इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। किसने देखा? कोलिकर ने। इन्होंने तो सिर्फ देखा। डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? डिस्कवर्ड बाय। बायोलॉजी में एक चीज बहुत आप खास बोल सकते हो, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजी आप बोल सकते हो, कि देखता कोई और है, ऑब्जर्व कोई और करता है, उसकी डिस्कवरी कोई और करता है, और फिर उसको जिसके लिए जो टर्म यूज करता है, जो शब्द देता है, वो कोई और देता है। एक साइंटिस्ट सब कुछ नहीं करता, ये बायोलॉजी का यूनिक कैरेक्टर है। तो डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया? अल्टमान एंड फ्लेमिंग के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई। अल्टमान एंड फ्लेमिंग के द्वारा इसकी डिस्कवरी की गई। और जो टर्म है, टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है, कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूज किसके द्वारा की गई? तो ये यूज की थी सी बेंडा ने। किसने? सी बेंडा ने। कब की थी? 1898 में। किसने की थी? सी बेंडा ने। सीधा भी ऑप्शन में नाम आ सकता है बेंडा, और सी बेंडा भी आ सकता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का उपयोग है ये किया था सी बेंडा ने। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का इसने किया, तो जब इन्होंने इसकी डिस्कवरी की तो इन्होंने इनको क्या नाम दिया? तो आप देखिए, अल्टमान ने जो इसे नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को, अल्टमान ने जो नाम दिया, इन्होंने कहा बायोप्लास्ट। अल्टमान ने जो नाम दिया इसे इन्होंने कहा बायोप्लास्ट। इन्होंने इसे नहीं कहा माइटोकॉन्ड्रिया, इन्होंने क्या कह दिया? बायोप्लास्ट। और जो फ्लेमिंग ने नाम दिया, किसने? ये अल्टमान का हो गया। और जब फ्लेमिंग ने इनका नामकरण किया, फ्लेमिंग ने इसका नोमेनक्लेचर किया, तो फ्लेमिंग ने इनको बोल दिया फिला। इन्होंने एक अलग नाम ही दे दिया, फिला। यानी माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का उपयोग, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म यूज की थी सी बेंडा ने, और इन्होंने डिस्कवरी पहले ही कर दी थी, नाम बाद में आया। पर अल्टमान ने इसे क्या कह दिया? बायोप्लास्ट। क्या कह दिया? बायोप्लास्ट। और फ्लेमिंग ने इसे क्या कह दिया? फिला। देखिए, ठीक है। हाँ, प्लांट्स में आप देख सकते हैं, सॉरी, इन प्लांट्स डिस्कवर्ड बाय। पौधों में किसने किया? पौधों में इसको सबसे पहले किसने देखा और इसकी डिस्कवरी किसने की? मीव्स ने। क्या नाम है साइंटिस्ट का? मीव्स। आप इन 4 या 5 साइंटिस्ट हैं, इनको नोट कीजिए, कोलिकर, अल्टमान एंड फ्लेमिंग, सी बेंडा और मीव्स। ये 500 साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आया है इन नाम में से, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के नाम में से। तो आप इनको नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और बताता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है वो आप सिलेंड्रिकल शेप बोल सकते हैं। कौन सी? सिलेंड्रिकल शेप, यानी राउंड एंड ओवल शेप। कौन सी होगी? राउंड एंड ओवल होगी। ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है, क्या होता है? डायमीटर, व्यास, वो होता है 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, ये हो गया डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है वो होती है 1.0 से लेकर 7 माइक्रोमीटर तक।
ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होगी, ये डायमीटर होगी, और कुछ जगह ऐसे लिखा होता है 1.0 से लेकर 4.0 माइक्रोमीटर तक या 4.1 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। और ये आप सभी साइंटिस्ट और इसके जो शेप है, इनकी जो लेंथ है, इनका डायमीटर, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक जानकारी ली, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, इसकी शेप के बारे में पढ़ा, इसकी लेंथ, डायमीटर, राउंड एंड ओवल होती है, ठीक है। इसका देखिए वर्क क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है सेल के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। वो क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन करता है। ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन करता है, जिससे एटीपी जनरेट होती है। जिससे एटीपी क्या होती है? जनरेट होती है। एटीपी की फुल फॉर्म बताइए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा एटीपी जनरेट करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी यानी ये जो कोशिका को एनर्जी देती है। क्या? ये लास्ट में क्या बात आ गई? एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी जनरेट करता है, तभी तो इसे पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट कर रहा है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आने की 99% चांसेज है। अगर सेल ऑर्गेनल्स में से क्वेश्चन पुटअप होता है तो इसके 99% चांसेज है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसकी एक खासियत देखिए, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की, कि यह फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है। फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनल यानी यह प्रथम उद्भिद कोशिकांग है। मतलब कोशिकांगों में सबसे पहले खोज किसकी हुई थी? माइटोकॉन्ड्रिया की ही हुई थी। इसीलिए इसको क्या बोला गया? फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनल। क्या बोला? फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनल। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया। और देखिए ये कैल्शियम स्टोरेज का काम भी करता है। किसका? कैल्शियम स्टोर का। और मैंने आपको भी बताया था कि डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की एक खास बात क्या है कि वो सिर्फ तीन ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जिनकी वो खुद की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की, और किसकी होती है? न्यूक्लियस की और क्लोरोप्लास्ट की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ डीएनए पाया जाता है। सेल्फ डीएनए पाया जाता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जिसका क्या नाम होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब आप बताइए ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये सर्कुलर होता है या लाइनियर होता है? आपको पता है डीएनए 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो सर्कुलर होंगे या लाइनियर होंगे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये सर्कुलर होता है। कौन कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, लाइनियर नहीं होता। ठीक है, तो सेल्फ डीएनए कौन, इसका नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो सर्कुलर डीएनए है। नोट कीजिए, फिर मैं कर रहा हूँ इसको इरेज। नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑर्गेनल है, इसको भूल मत जाना साइड में। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना। किसका? जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो अब्सेंट होता है। किसमें? आरबीसी में। ये आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, पर सभी प्रकार की आरबीसी में नहीं। जैसे लीवर की जो रेड ब्लड सेल्स है उनमें पाया जाता है, उनमें थाउजेंड्स की संख्या में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जो लीवर की आरबीसी है, लीवर की आरबीसी है, उनमें पाया जाता है थाउजेंड्स यानी हजारों की संख्या में। पर जो और आरबीसी होती है उनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, जो कॉमन आरबीसी होती है उनमें ये नहीं पाया जाता। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। सिर्फ इसके पास खुद का डीएनए ही नहीं होता, इसके पास खुद का आरएनए भी होता है, इसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है। वो अभी हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। क्या? कि इसके पास सिर्फ खुद का डीएनए नहीं होता, मैंने पढ़ा इसके पास सेल्फ डीएनए होता है, इसके पास खुद का आरएनए भी होता है, इसके पास खुद का राइबोसोम भी होता है। अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है।
तो देखिए स्ट्रक्चर, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, आप इसको बोल सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनमें से एक होगी ये, ठीक है। तो दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी यह, देखिए ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी? ये होगी सेकंड मेम्ब्रेन। डबल बाउंड मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट तो ये रेड वाली होगी जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ की है, और सेकंड होगी यह, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। फर्स्ट ये होगी और सेकंड ये होगी, ठीक है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसलिए इसको राउंड एंड ओवल बोला गया। सिलेंडर भी ऐसा ही होता है, आपने देखा है, मैंने बोला है इसकी शेप होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। सिलेंडर की भी शेप ऐसी होती है, यानी ये राउंड भी है और ओवल भी है। ओवल का मतलब हो गया अंडा, नहीं ओवल का मतलब सॉरी अंडा नहीं होता, पर अंडे जैसी शेप वाला। ओवल का क्या मतलब हो गया? अंडे जैसी शेप वाला। तो इसकी शेप है वो अंडे जैसी है। इसमें पाए जाते हैं मैट्रिक्स। क्या पाए जाते हैं? मैट्रिक्स। देखिए ये जो रेड रेड है ये मैट्रिक्स है। क्या है? ये हो गई मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था इनके पास खुद का डीएनए होता है। खुद का क्या होता है? इनके पास खुद का डीएनए होता है। खुद का क्या होता है? खुद का डीएनए होता है इनके पास। ये हो गया डीएनए, ठीक है। ये हो गया इनका खुद का डीएनए। इनके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। तो ये क्या हो गया? राइबोसोम। देखिए आप, ये क्या हो गया? खुद का राइबोसोम। और इनके पास खुद की क्या क्या चीज़ होती है? डीएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, इनके अलावा क्या क्या होती है? मैट्रिक्स हो गए। इनको बोला जाता है क्रिस्टी। मैं आपको भी इनके नाम लिखा दूंगा। इनका होता है खुद का, ये हो गया डीएनए, ये हो गए आरएनए, और ये हो गए राइबोसोम्स। ये क्या हो गए? राइबोसोम। अब इनका देखिए हम नेम देखते हैं, नेम लिखते हैं, ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं नेम। ये क्या हो गया बताइए? ये हो गया इनका खुद का आरएनए। क्या हो गया? आरएनए। ये हो गया इनका खुद का डीएनए। क्या हो गया? डीएनए, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो सर्कुलर होता है। ये क्या हो गया? ये हो गया इनके खुद के राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री। यानी इसकी खुद की क्या होगी? प्रोटीन फैक्ट्री। यानी माइटोकॉन्ड्रिया पावर देने के साथ साथ प्रोटीन का भी संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये जो रेड रेड है, ये जो रेड रेड है, इनको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। ये क्या होगी? ये होगी आउटर मेम्ब्रेन। क्या होगी? आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होगी? ये होगी इनर मेम्ब्रेन। कौन सी होगी? इनर मेम्ब्रेन। यानी दो मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये होगी इनर मेम्ब्रेन। और ये इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या हो गया? इनको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी, ठीक है। और इन पर ये जो क्रिस्टी होती है उन पर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल होते हैं। सभी क्रिस्टी पर होता है। मैं आपको एक पर ड्रॉ कर कर दिखा देता हूँ। ये हो गए, ये पार्टिकल्स होती हैं। इन पार्टिकल्स का नाम होता है, इन्हें F1 या F0 पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। F1 या F0 पार्टिकल्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये सभी क्रिस्टीज पर होते हैं। ये मैंने आपको एक पर किया है, ये सभी पर होते हैं इस प्रकार, ठीक है। सभी पर होते हैं ये ऐसे छोटे छोटे। ये ही एटीपी सिंथेसिस का कार्य करते हैं। किसका? एटीपी सिंथेसिस का। एटीपी का जो निर्माण है वो यही करते हैं, यहीं पर होता है एटीपी सिंथेसिस का कार्य, ठीक है ना। ये एटीपी सिंथेसिस का कार्य कर रहे हैं। और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया डीएनए, ये मैट्रिक्स हो गई, ये आरएनए हो गई, ठीक है ना। और जो यहाँ पर जो स्पेस बचा है, ठीक है, ये जो स्पेस बचा हुआ है इसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या?
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये हमने पढ़ी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। क्या पढ़ी? माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, खुद का आरएनए होता है। ठीक है, ये इसमें मैट्रिक्स है, ये डबल बाउंड मेम्ब्रेन होता है। तो ये फर्स्ट मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ये क्रिस्टी होगी। क्रिस्टी के ऊपर F1F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कौन से? F1F0 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम्स जो ऊर्जा का एनर्जी सिंथेसिस करते हैं, यानी एटीपी निर्माण करते हैं। जो एटीपी का निर्माण है वो यहीं पर होता है। ठीक है, और ये क्रिस्टीज होगी। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर पढ़ी। ये किसकी स्ट्रक्चर है? माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। इसी के साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक है वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, और जो आगे वाले ऑर्गेनल्स है आगे हम पढ़ेंगे, वैक्यूल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं पर हो रही है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और विवेकानंद कैरियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही हमारी नई क्लास आएगी वो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।